हेलो बच्चों, जय हिंद। तो फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु के पॉइंट्स को, यानी जो चैप्टर है उसका समरी और वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे बोर्ड के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए। 30 मिनट में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है धातुओं की विशेषता के बारे में, फिर अधातुओं की विशेषता के बारे में रहेगा। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये रहा, क्या है भौतिक गुण में? पहला है धातुओं में क्या होती है? जनरली चमक होती है। तो जैसे आपने देखा होगा लोहा में, सिल्वर में, ठीक है, चांदी में, कॉपर में, सोना में, ये सब में क्या होती है? चमक होती है। ठीक है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि उसको सीट के रूप में, चादर के रूप में बनाना, यानी धातु को पीटेंगे तो किस रूप में बन सकता है? चादर के रूप में बन सकता है। तो धातुओं का सीट या धातु सीट बनाने के लिए उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? आघात वर्धनीयता। इसको केमिस्ट्री की भाषा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी, मतलब फैलने का गुण। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है तन्यता, यानी उसको तार के रूप में खींचना। तन्यता का मतलब तार के रूप में खींचना। तो सबसे अच्छा गुण तन्यता का किस किस धातु में होता है? कमेंट करके लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला है ध्वनिक, यानी सोनरस साउंड। कैसा साइन? सोनरस या खनक। क्या ध्वनिक को या क्या बोलते हैं? खनक का आवाज होता है उसमें। धातु में कैसा होता है? खनक। ठीक है, सोनरस साउंड या खनक का गुण होता है। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो धातुओं में, सभी धातुओं में होती हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप अभी आगे देखेंगे। अपवाद स्वरूप क्या, किसमें क्या क्या अलग गुण है। तो चलिए अगला पॉइंट करते हैं। धातु चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है ना। अगला है तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, जो ऊपर में बताया अभी। ठीक है। आगे स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी तन्य का मतलब तार के रूप में खींचना, और साथ ही साथ उसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण सबसे अधिक होता है। यानी सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है? सोना का, गोल्ड का। ठीक है ना। और उसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आपने तन्यता का गुण सबसे अधिक सोने का ही पढ़ लिए, लेकिन सबसे अधिक अनुभव किस पे किए हैं? तो आपने अनुभव किया होगा कि जो मिठाइयाँ होती हैं, बर्फी, उसके ऊपर क्या होता है? कोटिंग होता है चांदी का। तो आपने देखा होगा कि चांदी का क्या होता है? कोटिंग होता है। तो ये बहुत ही पतली परत होती है, उस सिल्वर की होती है। तो ये क्या है? उसकी तन्यता का गुण का ही एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। बर्तन बनाने में आघात वर्धनीयता व तन्यता का उपयोग होता है। तो बर्तन बनाने में जान रहे हैं ना, पीटेंगे, पतला करेंगे, मोड़ेंगे और तार के रूप में खींचेंगे। ठीक है। आगे उसकी विशेषता क्या है? धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब ऊष्मा, यदि एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। जैसे लोहे को आप रॉड को गर्म करते होंगे, ठीक है, तो दूसरा सिरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं सुचालक है। किसके? ऊष्मा के। और तो साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिसिटी के भी सुचालक होते हैं, यानी धातु, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं? सुचालक। ऊष्मा और विद्युत, विद्युत दोनों के क्या है? सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट है धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, सामान्यतः ऊंचा होता है। चांदी तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। और साथ ही साथ एक और बात रखिए, ऊष्मा के साथ साथ मैं बोला हूं क्या? विद्युत के भी सुचालक होते हैं। तो चांदी और कॉपर विद्युत के भी और ऊष्मा के भी अच्छे सुचालक हैं। चालक या सुचालक एक ही बात है। अगला स्पेसिफिक पॉइंट, यानी जो जनरल याद रखने की, सीसा, जिसको लेड भी बोलते हैं, मरकरी, पारा, हिंदी में मरकरी या इंग्लिश में पारा। और इसका लैटिन नाम बताइएगा कि पारा को Hg सिंबल लिया गया तो उसका पूरा नाम क्या है Hg का। चलिए ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या है ये? धातुओं की सामान्य गुण से अलग गुण है कि लेड और
मरकरी दोनों ही ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला ध्वनिक यानी सोनरस, जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सोनरस साउंड या ध्वनिक गुण। ठीक है, ध्वनिक विशेषता। सोनरस का मतलब खनक की आवाज, जैसे एक लोहे का कोई क्या है, छड़ है या धातु का कोई टुकड़ा है, उस पर हथौड़े से मारते हैं तो उस पर क्या होती है? खनक की आवाज़ होती है। क्वाइंस है, सिक्का है, तो आप इसको ज़मीन पर गिराते हैं तो क्या होता है? उसमें खनक की आवाज़ आती है। तो इसमें स्कूल घंटी है, उसमें पीटते हैं तो क्या होती है? आवाज़ आती है। और मंदिर का घंटा, उसमें क्या होती है? खनक की आवाज़। इसको बोलते हैं सोनरस साउंड। ठीक है, अब अगला है अधातु के उदाहरण और उसकी विशेषता। अधातु के उदाहरण में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अधातु हैं। ठीक है ना? क्या है? अधातु। अधातु देखें कि नहीं देखें? कार्बन का जो अपर रूप है कौन कौन से हैं? Cg ग्रेफाइट, Cd डायमंड, C60 फ्लोरीन। ठीक है, C60 फ्लोरीन। तो कार्बन के 3 अणु, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? Cg ग्रेफाइट, पेंसिल जो यूज करते हैं वो, जो जिससे लिखते हैं वो क्या? ग्रेफाइट है, वो कार्बन है। चलिए आगे, ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। और ज़्यादातर धातुएं किस रूप में पाए जाते हैं भाई? ठोस रूप में। या गैस। देखिए, अधातु जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं या तो ठोस होंगे या तो गैस होंगे, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। वो क्या है? वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, Br2। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए विशेष बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा ये। और धातुओं में कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? मरकरी। मरकरी को किससे दिखाते हैं? Hg से। इंग्लिश नाम क्या है? मरकरी। इंग्लिश हिंदी नाम क्या है? पारा। ठीक है, और मैंने लैटिन नाम आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि Hg को हम पूरा यदि एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे पूरा नाम उसका। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप अभी बताया कि नहीं बताया? बता दे रहा हूँ। चलिए, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, अब प्रत्येक रूप को अपर रूप तथा इस प्रक्रिया को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। कौन कौन? Cg मतलब ग्रेफाइट, Cd मतलब डायमंड, C60 फ्लोरीन। तो ये 3 क्या है? अपर रूप हैं। कार्बन के कितने अपर रूप हैं? 3। कौन कौन? ग्रेफाइट, हीरा और C60 फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपर रूप। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक, क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है ना? जब कठोर होगा तो उसका गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा। गलनांक मतलब ठोस से द्रव होना, और क्वथनांक मतलब द्रव से गैस में बदलना। हालांकि क्वथनांक का मतलब तो द्रव से गैस में बदलने के नहीं, वो जिस तापमान पर सभी द्रव उबलने लगता है उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे। आगे बात करते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप है जो सुचालक है, एक्सेप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रेफाइट अधातु है और कार्बन का अपर रूप है, जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ पर लिखा है सुचालक, मतलब किसका? इसमें विद्युत प्रवाहित होती है। जैसे आप बैटरी जो दीवार की घड़ी या रेडियो में या टॉर्च में सेल लगती है, उसमें जो कार्बन का रॉड निकलता है वो ग्रेफाइट होता है। आपका पेंसिल क्या है? ग्रेफाइट है, वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट करते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल जी, सोडियम तो आपके लैब में होगा, तो सोडियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। चलिए, धातुओं को वायु में दहन यानी ऑक्सीजन देने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं। यानी धातु ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला पॉइंट,
धातुओं को अगला है यहाँ पे लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल लिया है ना, Cu+O2 Cu कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। शब्दों में लिखा गया है धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, और इसको एग्जाम्पल लिखा गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स। चलिए एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, उभयधर्मी। कैसा धर्मी है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये क्षार भी की तरह काम करेगा और अम्ल की भी तरह काम करता है, तो ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगला पॉइंट बहुत ही विशेष जनरल पॉइंट, अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक। अगला, कुछ धातुएं ऑक्साइड में जल घुलकर क्षार बनाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट ये छूट गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी। अभी मैंने बताया था ना एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड के साथ। यानी दो धातु ऑक्साइड कौन कौन, ध्यान से सुनिए समझिए, ये दो धातु ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर से रिवीजन करिएगा। अगला पॉइंट, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे में सोडियम ऑक्साइड पानी में के साथ क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा जाए कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि धातु ऑक्साइड जनरली पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए क्षारीय धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। ये जनरल बात है, सोडियम को खुला इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है, तो क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और Na2O एक जो थर्मिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे, सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, ये जनरल स्टेटमेंट है। धातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड या और हाइड्रोजन गैस। फिर से सुनिए, धातुएं जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे सोडियम पानी से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये सही है, लेकिन ऑक्साइड के जगह पर कुछ धातुएं क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो ये दोनों हो सकता है। अगला पॉइंट, धातु ऑक्साइड की जगह पर धातु हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक। और धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाँ अच्छा, मतलब स्टेप वाइज बना दिया है वो, धातु ऑक्साइड फिर पानी से एक्सेस में क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड। तो आप सिंपल से एक ही याद रखिए, धातु जल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी जब सोडियम पानी के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी। अगला, इसका दोनों का रिएक्शन दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये दोनों का रिएक्शन जल के साथ दिखाया गया है, इसको भी याद कर लीजिए। अगला है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए, कुछ धातुएं ठंडे में अभिक्रिया कर लेते हैं पानी के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, और कुछ स्टीम के साथ, और कुछ नहीं करते हैं। जैसे सोना और चांदी गर्म जल या ठंडा जल या स्टीम तीनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अभी सोडियम पोटेशियम ठंडे जल के साथ और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, आयरन स्टीम के साथ क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। आगे, एल्युमिनियम पानी के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन देखिए स्टीम के साथ ये करेगा, किसके साथ, आयरन पानी से नहीं, पानी के भाप यानी स्टीम के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस तो निकलना सेम फेनामेना है,
लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड ने बनकर क्या बन रहा है, धातु का ऑक्साइड बन रहा है। तो मैंने यही बोला था कि कुछ धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जल के साथ, कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है एक्वारेजिया के संगठन, पूछता है, कई बार पूछा है। तो इसमें 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होगा और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होगा, और दोनों ही अम्ल क्या होंगे, सांद्र होंगे। क्या होंगे, सांद्र। सांद्र मतलब, कहने का मतलब अम्ल ज़्यादा पानी कम। तो ये प्रबल क्या है, संक्षारक है। ये अब इसमें सोना भी घुल जाता है। क्या घुल जाता है, सोना, गोल्ड भी इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। एक्वारेजिया का संगठन क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। ठीक है, आगे, एक्वारेजिया सोने एवं प्लेटिनम को गला देता है। गलाने का मतलब घुला देता है। ठीक है ना। अगला, सक्रियता श्रेणी आपको याद ही होगा, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही या आरोही दोनों ही क्रम में व्यवस्थित किया जाना। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। तो आपको वो चीज़ याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए, धातु और अधातु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है, खाने वाला नमक। तो कैसे बनता है उसको केमिस्ट्री के टर्म में समझाया गया है। तो लुईस बिंदु संरचना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके बारी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको बताया गया 281, यानी 11 होता है उसका इलेक्ट्रॉन। उसमें से पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 होता है। तो जब वो लॉस करेगा तो क्या बना लेगा, 2, 8। उसी तरह से क्लोरीन के बारी कोष में क्या होता है, 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम द्वारा लेकर ये 8 हो जाएगा, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, और त्याग करने वाला प्लस बनाता है धनायन, और लेने वाला ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन के बीच एक बॉन्ड बनेगा, जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्यों, क्योंकि धनायन मतलब आयन कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, तो परमाणु से आयन बन जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम दे रहा है तो सोडियम आयन, क्लोरीन ले रहा है तो क्लोराइड आयन, दोनों के बीच आयन है, विपरीत आयनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम को दिखाएगा कि मैग्नीशियम ने क्या किया है, मैग्नीशियम 2+ बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। और क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1। तो 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्लोरीन लेकर, इस तरह से ऐसे दिखाया गया है कि बाहरी कोष के ये डॉट और क्रॉस क्या है, ये डॉट है इलेक्ट्रॉन और क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन, पहचान के लिए है कि ये डॉट वाला मैग्नीशियम का है और क्रॉस वाला क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है, लुईस बिंदु संरचना बनाया गया है। ठीक है ना। किसका किसका, धातु और अधातुओं के बीच क्या बना है, आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अथवा विपरीत आयनों के बीच जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट उसी बात को दोहरा रहा है जो मैं अभी ऊपर बताया। तो आयनिक बंध या आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। ठीक है, ये बात को कह रहा है। आयनिक यौगिक की भौतिक गुण, ये कई बार आपसे पूछता है। तो भौतिक गुण में पहली विशेषता है कि ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब, यदि कोई यौगिक है, जैसे नमक मान लीजिए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जब इस पर हथौड़ा या किसी तेज चीज़ से प्रहार करेंगे तो चिपटा नहीं होगा, वो टूट जाएगा टुकड़ों में। क्या हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन किसी लोहे पर या धातु पर प्रहार करते हैं तो चादर के रूप में बन जाती है। लेकिन भंगुर का मतलब टूट जाए टुकड़ों में, उसको बोलते हैं भंगुर या ब्रिटिल। कठोर तो समझ ही रहे हैं, ठोस होता है। दूसरी विशेषता है कि गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च या अधिक होता है। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे नमक क्या है, जल में घुलनशील। और ये क्या होते हैं, केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होते हैं। अविलेय का मतलब नहीं घुलते हैं, घुलनशील का मतलब घुल जाते हैं। ठीक है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। कब, लेकिन ये ध्यान रखना कि चालक कब होंगे, द्रव अवस्था या गलित अवस्था, दोनों कंडीशन में ही चालक होंगे। ठोस अवस्था में अचालक होते हैं। ठोस रहेंगे तो क्या होगा, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा। लेकिन द्रव या गलित अवस्था में, द्रव मतलब पानी में घुला हो, या गला के टेम्परेचर द्वारा क्या कर दीजिए, टेम्परेचर देकर उसको पिघला दीजिए। जैसे
घी को आप पिघलाएंगे ताप द्वारा तो पिघल जाता है, उसी तरह से नमक को पिघलाएंगे तो उसको ताप द्वारा तो उसको गलित अवस्था कहेंगे, और पानी में घोल के कहेंगे तो कहेंगे द्रव अवस्था या जली विलयन। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके, अगला पॉइंट, विद्युत चालक होते हैं कब, लेकिन ये बात आपको याद रखना, द्रव विलयन, द्रव अवस्था या गलित अवस्था में। अगला पॉइंट है धातु निष्कर्षण से, धातुओं के शोधन से। खनिज पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब धातु प्रकृति में जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स या खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स या खनिज। क्या होता है, धातु जिस रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, चाहे यौगिक या तत्व के रूप में, उसको खनिज कहते हैं। ठीक है, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च एवं सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क या ओर। क्या कहते हैं, ओर क्या होते हैं, जिस खनिज से धातुओं को आसानी से और कम खर्च में निकाला जा सके उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, कुछ अयस्कों के नाम आपको याद रखना चाहिए, जैसे बॉक्साइट Al2O3, ये क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है ना, बॉक्साइट का जनरल फार्मूला। ठीक है, एल्युमिनियम इससे निकाला जाता है। उस तरह से PbS, ये क्या है, गैलेना है, गैलेना, जिसमें लेड, इससे लेड निकाला जाता है। और आयरन का मुख्य खनिज क्या है, अयस्क क्या है, Fe3O4, हेमेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये है मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए आगे, धातु सक्रियता आपको याद होना चाहिए। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, फिर क्या है, जिंक, आयरन, Pb, कॉपर। हालांकि कॉपर क्या है, सक्रिय धातु नहीं है, हाइड्रोजन से नीचे होगा। मैं उल्टा, थोड़ा सा सुधार लीजिए इसको, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन न लिखकर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, फिर से मैं सुधार ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कम सक्रिय वाले कौन कौन हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये सब क्या है, निष्क्रिय धातु हैं। इसके बाद हाइड्रोजन रखा जाए, हाइड्रोजन के ऊपर ये सब क्या है, सक्रिय। लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, निष्क्रिय है, ये हाइड्रोजन कॉपर के बाद होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से नीचे जो रखेंगे निष्क्रिय है, हाइड्रोजन से जो ऊपर रखेंगे सक्रिय है। ठीक, इसलिए ये धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएंगे, जबकि नीचे हाइड्रोजन से नीचे रखे धातु का अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप नहीं, अधिक ताप, ठीक है, पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। भर्जन का मतलब है गर्म करना, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। ठीक है, इतना गर्म करना कि वो पिघले ना, यानी उसके गलनांक के नीचे। धातु अयस्क को किस में बदलना है, ऑक्साइड में बदलने की क्रिया क्या है, भर्जन है। अगला है निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन सीमित को इतना गर्म करना है कि वो पिघले ना, और उसको गर्म करके किस में बदलना है, ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। किस में करना है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है ना, जैसे भर्जन का एग्जांपल है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे ताप द्वारा तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ये भर्जन है। निस्तापन देखिए, जिंक कार्बोनेट को ताप द्वारा, वायु यहाँ नहीं दिया जा रहा है, या दिया जाएगा तो बहुत कम, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, ये क्या है, निस्तापन। अगला पॉइंट है संक्षारण। तो आप इसको पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए। संक्षारण मतलब धातु का अम्ल क्षार या नमी के साथ क्रिया करके नष्ट हो जाना, या उसके ऑक्साइड या कार्बोनेट में बदल जाना। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है, सिल्वर को खुला छोड़ने पर वो कुछ दिन में काला पड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। कॉपर वायु की उपस्थिति में सतह भूरी हो जाती है, और लोहे पर आर्द्र वायु में रखने पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, और संक्षार सुरक्षा कैसे करते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश यश दलेपन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। लोहे पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वानीकरण या गैल्वेनाइजेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे पर क्या चढ़ाना है? जिंक का परत चढ़ाना है। तो मान लीजिए क्या है, एक लोहे का कोई टुकड़ा है, इसको रस्ट या जंग से बचाना है, तो इस पर जिंक का क्या कर दीजिए? कोटिंग कर दीजिए। जिंक क्या कर दीजिए? कोटिंग। तो ये मान लीजिए क्या है? आयरन है, और इसके ऊपर से चढ़ाए क्या कोट परत किसका चढ़ाया गया? जिंक का। तो ये इसको बोलते हैं यश दलेपन या गैल्वेनीकरण। ये क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन को जंग से बचाने के लिए। तो ये चैप्टर का क्या था? समरी था। जो आपको यदि कहीं डाउट है, यदि कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त तक पहुंचाइए। खुद पहले पढ़िए, फिर अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 10th में है, ये बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल का वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बनारस का रस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट।